पश्चिम की ओर खिड़की। सैम को लगा कि वह कुछ ही मिनटों के लिए सो गया था जब वह उठा और पाया कि शाम ढल चुकी थी और फरामिर वापस आ गया था। वह अपने साथ कई लोगों को लाया था। वास्तव में हमले में बचे सभी लोग अब पास की ढलान पर इकट्ठे हो गए थे, 2 या 300 की संख्या में। वे एक चौड़े अर्धवृत्त में बैठे थे, जिसकी भुजाओं के बीच फरामिर जमीन पर बैठा था, जबकि फ्रोडो उसके सामने खड़ा था। यह अजीब तरह से एक कैदी के मुकदमे जैसा लग रहा था। सैम फर्न से बाहर निकल आया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह लोगों की कतारों के अंत में खड़ा हो गया, जहां से वह सब कुछ देख और सुन सकता था। वह ध्यान से देखता और सुनता रहा, जरूरत पड़ने पर अपने मालिक की मदद के लिए दौड़कर जाने के लिए तैयार। वह फारामिर का चेहरा देख सकता था, जो अब बेपर्दा हो चुका था। वह सख्त और आज्ञाकारी था, और उसकी खोजी नज़र के पीछे एक गहरी बुद्धि छिपी थी। संदेह ग्रे आंखों में था जो फ्रोडो को लगातार देख रही थी। सैम को जल्द ही पता चल गया कि कैप्टन फ्रोडो के खुद के बारे में दिए गए विवरण से कई बिंदुओं पर संतुष्ट नहीं था। रिवेंडेल से रवाना होने वाली कंपनी में उसकी क्या भूमिका थी, उसने बोरोमीर क्यों छोड़ा था, और अब वह कहाँ जा रहा था। खास तौर पर वह अक्सर इसिलिदुर के बैन में लौटता था। उसने साफ देखा कि फ्रोडो उससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात छिपा रहा था। लेकिन ये हाफलिंग के आने पर था कि इसिल्डोर का बैन जाग गया, या ऐसा शब्दों को पढ़ना चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा। यदि आप वह हाफलिंग हैं जिसका नाम लिया गया था, तो निस्संदेह आप इस चीज को, जो भी हो, उस परिषद में लाए थे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और वहां बोरोमीर ने इसे देखा। क्या आप इससे इनकार करते हैं? फ्रोडो ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फरामिर ने कहा, मैं आपसे इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, क्योंकि बोरोमीर के बारे में मुझे चिंता है। जहाँ तक पुरानी कहानियाँ बताती हैं, एक औक तीर ने इसिल्डोर को मार डाला। लेकिन औक तीर बहुत हैं, और एक की दृष्टि गोंडोर के बोरोमीर द्वारा कयामत के संकेत के रूप में नहीं ली जाएगी। क्या आपके पास ये चीज़ थी? ये छिपा हुआ है, आप कहते हैं, लेकिन क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसे छिपाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं चुनता हूँ, फ्रोडो ने उत्तर दिया। यह मेरा नहीं है, ये किसी भी नश्वर का नहीं है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। हालांकि अगर कोई इसका दावा कर सकता है, तो वह एराटोन का बेटा अरागोन होगा, जिसका मैंने नाम लिया था, जो मोरिया से राउरोस तक हमारी कंपनी का नेता था। ऐसा क्यों, और बोरोमीर क्यों नहीं, उस शहर का राजकुमार जिसे अलेंडल के बेटों ने बसाया था? क्योंकि आरागोन सीधे वंश में, पिता से पिता तक, इसिलिदुर अलेंडल के बेटे से उतरा है। और जो तलवार वह धारण करता है वह अलेंडल की तलवार थी। सभी पुरुषों के घेरे में आश्चर्य की फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग जोर से चिल्लाए, अलेंडल की तलवार, अलेंडल की तलवार मिनास तिरिथ में आ गई है। बहुत अच्छी खबर। लेकिन फरामिर का चेहरा अविचल था। हो सकता है, उसने कहा, लेकिन इतना बड़ा दावा साबित करने की जरूरत होगी और स्पष्ट सबूतों की जरूरत होगी, अगर यह आरागोर्न कभी मिनास तिरिथ आए। जब मैं 6 दिन पहले निकला था, तब वह नहीं आया था, नहीं आपकी कंपनी का कोई भी व्यक्ति। बोरोमीर उस दावे से संतुष्ट था, फ्रोडो ने कहा। वास्तव में, यदि बोरोमीर यहाँ होता, तो वह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता। और चूंकि वह कई दिनों पहले ही राउरोस में था, और तब से सीधे आपके शहर जाने का इरादा रखता था, यदि आप वापस लौटते हैं, तो आप जल्द ही वहां उत्तर जान सकते हैं। कंपनी में मेरा हिस्सा उसे और बाकी सभी को पता था, क्योंकि यह मुझे इम्लाद्रिस के एलरोंड ने पूरी परिषद के सामने नियुक्त किया था। उस काम से मैं इस देश में आया था, लेकिन कंपनी के बाहर किसी को भी ये बताना मेरा काम नहीं है। फिर भी जो लोग दुश्मन का विरोध करने का दावा करते हैं, उनके लिए अच्छा होगा कि वे इसमें बाधा न डालें। फ्रोडो की आवाज़ गर्व से भरी थी, चाहे वह कुछ भी महसूस कर रहा हो, और सैम ने इसे स्वीकार किया, लेकिन इससे फरामिर को खुशी नहीं हुई। तो उसने कहा, तुम मुझे मेरे काम से मतलब रखने दो, और मुझे घर वापस ले जाओ, और तुम आराम करो। बोरोमीर आने पर सब कुछ बता देगा। जब वह आए, तो तुम बताओ, क्या तुम बोरोमीर के दोस्त थे? फ्रोडो के दिमाग में बोरोमीर के हमले की याद ताज़ा हो आई और एक पल के लिए वह झिझक गया।
फरामीर की आंखें उसे देखते हुए और भी सख्त हो गईं। फ्रोडो ने अंत में कहा, बोरोमिर हमारी कंपनी का एक बहादुर सदस्य था। हाँ, मैं उसका दोस्त था, अपनी तरफ से। फरामिर ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तुम्हें ये जानकर दुख होगा कि बोरोमिर मर चुका है। मैं वाकई बहुत दुखी होऊंगा, फ्रोडो ने कहा। फिर फरामिर की आंखों में नजर देखकर वह लड़खड़ा गया। मर गया, उसने कहा। क्या तुम्हारा मतलब है कि वह मर चुका है और तुम्हें ये पता था? तुम मुझे शब्दों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे साथ खेल रहे थे, या अब तुम मुझे झूठ के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? फरामिर ने कहा, मैं झूठ बोलकर किसी और को भी नहीं फंसा सकता। फिर वह कैसे मरा और तुम्हें ये कैसे पता? चूंकि तुम कहते हो कि जब आप चले गए तब कंपनी का कोई भी सदस्य शहर में नहीं पहुंचा था। जहां तक उनकी मृत्यु के तरीके का सवाल है, मुझे उम्मीद थी कि उनके मित्र और साथी मुझे बताएंगे कि यह कैसे हुआ। लेकिन जब हम अलग हुए तो वह जीवित और मजबूत था, और जहां तक मुझे पता है वह अभी भी जीवित है। हालांकि दुनिया में निश्चित रूप से कई खतरे हैं, फरामिर ने कहा, वास्तव में बहुत सारे, और विश्वासघात कम से कम नहीं है। सैम इस बातचीत से और भी ज्यादा अधीर और क्रोधित होता जा रहा था। ये आखिरी शब्द उसके बर्दाश्त से बाहर थे, और वह रिंग के बीच में घुसकर अपने मालिक के पास पहुंचा। क्षमा चाहता हूँ, मी फ्रोडो, उसने कहा, लेकिन ये सब बहुत समय से चल रहा है। उसे आपसे इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार आपने जो कुछ भी सहा है, वो उसके और इन सभी महान लोगों के भले के लिए है, जितना किसी और के लिए। देखो, कैप्टन, उसने फरामिर के सामने अपने हाथों को कमर पर टिका लिया और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह किसी युवा हॉबिट से बात कर रहा हो जिसने उसे बगीचे में आने के बारे में पूछे जाने पर सॉस नामक चीज दी थी। कुछ बड़बड़ाहट हुई, लेकिन देखने वाले लोगों के चेहरों पर कुछ मुस्कुराहट भी थी। अपने कैप्टन को जमीन पर बैठे और एक युवा हॉबिट के साथ आंख से आंख मिलाते हुए, पैर अच्छी तरह से फैलाए हुए, क्रोध से भरे हुए, ये दृश्य उनके अनुभव से परे था। देखो, उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? चलो मुद्दे पर आते हैं, इससे पहले कि मोडोर के सभी ओर खम पर टूट पड़ें। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे मालिक ने इस बोरोमीर की हत्या की और फिर भाग गया, तो तुम्हें कोई अक्ल नहीं है, लेकिन ये कहो और करो। और फिर हमें बताओ कि तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो। लेकिन यह अफसोस की बात है कि दुश्मन से लड़ने की बात करने वाले लोग दूसरों को हस्तक्षेप किए बिना अपने तरीके से अपना काम करने नहीं दे सकते। अगर वह तुम्हें अभी देख पाता, तो वह बहुत खुश होता। उसे लगता है कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है, वह मिल गया। धैर्य रखो, फरामिर ने कहा, लेकिन बिना क्रोध के। अपने स्वामी के सामने मत बोलो, जिनकी बुद्धि तुमसे अधिक है। और मुझे किसी को हमारे संकट के बारे में सिखाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, मैं एक कठिन मामले में न्यायोचित निर्णय लेने के लिए थोड़ा समय देता हूँ। यदि मैं भी तुम्हारी तरह जल्दबाज होता, तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार देता। क्योंकि मुझे गोंडोर के स्वामी की अनुमति के बिना इस देश में जो भी मिले, उसे मार डालने का आदेश दिया गया है। लेकिन मैं बेवजह किसी मनुष्य या जानवर को नहीं मारता, और जब इसकी आवश्यकता होती है, तब भी खुशी से नहीं मारता। नहीं, मैं व्यर्थ की बातें करता हूँ। इसलिए निश्चिंत रहो, अपने स्वामी के पास बैठो और चुप रहो। सैम लाल चेहरे के साथ भारी होकर बैठ गया। फरामिर फिर से फ्रोडो की ओर मुड़ा। तुमने पूछा कि मुझे कैसे पता चला कि डेनेथोर का बेटा मर चुका है। मौत की खबरों के कई पंख होते हैं। रात अक्सर करीबी रिश्तेदारों को खबर देती है, ये कहा। बोरोमिर मेरा भाई था। उसके चेहरे पर उदासी की छाया छा गई। क्या तुम्हें कोई विशेष निशानी याद है जो लॉर्ड बोरोमिर अपने साथ अपने सामान में लेकर गया था? फ्रोडो ने एक पल के लिए सोचा, किसी और जाल से डरते हुए, और सोच रहा था कि अंत में ये बहस किस ओर जाएगी। उसने बमुश्किल ही अंगूठी को बोरोमिर के घमंडी कब्जे से बचाया था, और अब इतने सारे युद्धप्रिय लोगों के बीच उसका क्या हाल होगा। वह नहीं जानता था कि फरामिर कितना शक्तिशाली है। फिर भी उसे अपने दिल में यह महसूस हुआ कि फरामिर, हालांकि दिखने में उसके भाई जैसा ही था,
लेकिन वह कम आत्मसम्मान वाला, कठोर और समझदार आदमी था। मुझे याद है कि बोरोमीर के पास एक सींग था, उसने आखिरकार कहा। तुम्हें अच्छी तरह याद है, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उसे सच में देखा है, फरामिर ने कहा। तब शायद तुम इसे अपने मन की आंखों से देख सको। पूर्व के जंगली बैल का एक बड़ा सींग, चांदी से बंधा हुआ और प्राचीन अक्षरों से लिखा हुआ। वो सींग हमारे घर के सबसे बड़े बेटे ने कई पीढ़ियों से पैदा किया है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर इसे गोंडोर की सीमाओं के भीतर कहीं भी जरूरत पड़ने पर फूंका जाए, जैसा कि पुराने समय में राज्य था, तो इसकी आवाज़ अनसुनी नहीं होगी। इस काम पर निकलने से 5 दिन पहले, 11 दिन पहले, दिन के लगभग इसी समय, मैंने उस सींग की आवाज़ सुनी। उत्तर दिशा से यह आवाज़ धीमी लग रही थी, मानो ये सिर्फ मन में गूंज रही हो। मेरे पिता और मैंने सोचा कि यह किसी बुरे संकेत का संकेत है, क्योंकि बोरोमीर के चले जाने के बाद से हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी, और हमारी सीमाओं पर किसी भी पहरेदार ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। और तीसरी रात को एक और अजीब घटना मेरे साथ घटी। मैं रात में एंडुइन के पानी के किनारे, युवा पीले चांद के नीचे धूसर अंधेरे में, हमेशा बहती हुई धारा को देख रहा था, और उदास नरकेट सरसराहट कर रहे थे। इसी तरह हम हमेशा उस गिलियत के पास के तटों को देखते हैं, जिस पर अब हमारे दुश्मनों का आंशिक कब्जा है, और जहां से वे हमारी जमीनों पर हमला करने के लिए निकलते हैं। लेकिन उस रात पूरी दुनिया आधी रात को सो गई थी। फिर मैंने देखा, या ऐसा लगा कि मैंने देखा, पानी पर तैरती हुई एक नाव, धूसर चमक रही थी, एक अजीबोगरीब शैली की छोटी नाव जिसका अग्रभाग ऊंचा था, और उसे चलाने या चलाने वाला कोई नहीं था। मैं भयभीत हो गया, क्योंकि उसके चारों ओर एक पीली रोशनी थी। लेकिन मैं उठा और किनारे पर गया, और धारा में चलने लगा, क्योंकि मैं उसकी ओर खींचा जा रहा था। फिर नाव मेरी ओर मुड़ी, और अपनी गति रोक दी, और धीरे धीरे मेरे हाथ की पहुंच के भीतर तैरने लगी। फिर भी मैं उसे संभालने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये गहरे पानी में चली गई, मानो उस पर भारी बोझ हो, और जब यह मेरी नज़र के नीचे से गुजरी तो मुझे लगा कि यह लगभग साफ पानी से भर गई है, जिससे रोशनी आ रही थी, और पानी में एक योद्धा सो रहा था। उसके घुटने पर एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी। मैंने उस पर कई घाव देखे। बोरोमीर, मेरा भाई, मर चुका है। मैं उसके हथियार, उसकी तलवार, उसके प्यारे चेहरे को जानता था। बस एक चीज़ मुझे याद नहीं थी, उसका सींग। बस एक चीज़ मुझे नहीं पता थी, उसकी कमर के चारों ओर एक सुंदर बेल्ट, मानो सुनहरे पत्तों से बनी हो। बोरोमीर, मैंने चिल्लाया, तुम्हारा सींग कहाँ है? तुम कहाँ जा रहे हो? हे बोरोमीर! लेकिन वह चला गया था। नाव नदी में मुड़ गई और रात में टिमटिमाती हुई आगे बढ़ गई। ये स्वप्न जैसा था, और फिर भी कोई स्वप्न नहीं था, क्योंकि कोई जागना नहीं था। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मर चुका है और नदी के नीचे समुद्र में चला गया है। काश, फ्रोडो ने कहा, मैं उसे जिस तरह से जानता था, वह वास्तव में बोरोमीर था। क्योंकि उसे लोथलुरियन में लेडी गैलाड्रियल ने सुनहरा बेल्ट दिया था। उसने ही हमें एल्वेन ग्रे रंग के कपड़े पहनाए थे, जैसा कि आप हमें देख रहे हैं। ये ब्रोच भी उसी कारीगरी का बना है। उसने अपने गले के नीचे लबादा बांधने वाले हरे और चांदी के पत्ते को छुआ। फरामिर ने इसे ध्यान से देखा। ये सुंदर है, उसने कहा। हाँ, ये है उसी शिल्प का काम। तो फिर तुम ल्यूरियन की भूमि से होकर गुजरे। लोरेलिंडुरिनन का नाम पहले से था, लेकिन अब यह मनुष्यों के ज्ञान से परे है, उसने धीरे से कहा, फ्रोडो को उसकी आंखों में एक नए आश्चर्य के साथ देखते हुए। तुम्हारे बारे में बहुत सी अजीब बातें अब मुझे समझ में आने लगी हैं। क्या तुम मुझे और नहीं बताओगे? क्योंकि यह एक कड़वा विचार है कि बोरोमीर की मृत्यु उसके घर की भूमि के सामने ही हो गई। मैंने जो कहा है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, फ्रोडो ने उत्तर दिया। हालांकि तुम्हारी कहानी मुझे आशंकाओं से भर देती है। मुझे लगता है कि तुमने जो देखा, वह एक स्वप्न था, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये किसी बुरे भाग्य की छाया है जो पहले भी हो चुकी है या होने वाली है। जब तक कि ये दुश्मन की कोई झूठी चाल न हो। मैंने पुराने जमाने के सुंदर योद्धाओं के चेहरे देखे हैं जो मृत दलदल के तालाबों के नीचे सोए हुए थे,
या उनकी गंदी कलाओं के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था, फरामिर ने कहा, क्योंकि उसके कामों से दिल घृणा से भर जाता है, लेकिन मेरा दिल दुख और दया से भर गया। फिर भी, वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रोडो ने पूछा। क्योंकि टोल ब्रांडर से पथरीली पहाड़ियों पर नाव नहीं चलाई जा सकती थी, और बोरोमीर ने एंटवॉश और रोहन के खेतों को पार करके घर जाने का इरादा किया। और फिर भी कोई जहाज बड़े झरनों के झाग पर कैसे तैर सकता है और उबलते तालाबों में डूबे बिना कैसे रह सकता है, भले ही वह पानी से लदा हो? मुझे नहीं मालूम, फरामिर ने कहा। लेकिन नाव कहाँ से आई? फ्रोडो ने कहा, लुरियन से। ऐसी 3 नावों में हम एंडुइन से झरने तक पहुँचे। वे भी एल्वेन वक्त की थीं। आप गुप्त भूमि से होकर गुजरे, फरामिर ने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इसकी शक्ति को बहुत कम समझते हो। अगर मनुष्य का जादू की मालकिन से रिश्ता है जो सुनहरे जंगल में रहती है, तो वे अजीबोगरीब चीजों की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि नश्वर मनुष्य के लिए इस सूर्य की दुनिया से बाहर निकलना खतरनाक है, और पुराने समय में बहुत कम लोग बिना बदलाव के यहाँ से आए थे, ऐसा कहा जाता है। बोरोमीर, ओ बोरोमीर, वह चिल्लाया, उसने तुमसे क्या कहा? वो महिला जो कभी नहीं मरती, उसने क्या देखा? तब तुम्हारे दिल में क्या जाग उठा? तुम कभी लोरेलिंडुरेनन क्यों गए, और रोहन के घोड़ों पर अपने रास्ते से क्यों नहीं आए? सुबह घर जा रहे हो? फिर फ्रोडो की ओर मुड़ते हुए वह एक बार फिर शांत स्वर में बोला, मुझे लगता है कि इन सवालों का तुम कुछ जवाब दे सकते हो, ड्रोगो के बेटे फ्रोडो। लेकिन अभी या यही नहीं। शायद, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरी कहानी को एक स्वप्न समझो। मैं तुम्हें ये बता दूं। बोरोमीर का सींग कम से कम सच में लौटा, न कि दिखावे में। सींग आया, लेकिन वह 2 टुकड़ों में फटा हुआ था, जैसे कि कुल्हाड़ी या तलवार से। टुकड़े अलग अलग किनारे पर आए। एक को उन नरकटों के बीच पाया गया जहां गोंडोर के पहरेदार रहते थे, एंटवॉश के झरनों के नीचे उत्तर की ओर। दूसरा बाड़ में एक व्यक्ति को घूमता हुआ मिला, जो पानी में एक काम से गया था। अजीब संभावना है, लेकिन हत्या का पता चलेगा, ऐसा कहा जाता है। और अब बड़े बेटे का सींग 2 टुकड़ों में डेनेथोर की गोद में पड़ा है। वह अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा है, समाचार की प्रतीक्षा कर रहा है। और तुम मुझे सींग के टूटने के बारे में कुछ नहीं बता सकते? नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, फ्रोडो ने कहा। लेकिन जिस दिन तुमने इसे उड़ते हुए सुना, अगर तुम्हारा अनुमान सही है, तो वह दिन था जब हम अलग हुए थे, जब मैंने और मेरे नौकर ने कंपनी छोड़ दी थी। और अब तुम्हारी कहानी मुझे भयभीत कर रही है, क्योंकि अगर बोरोमीर उस समय खतरे में था और मारा गया, तो मुझे डर है कि मेरे सभी साथी भी मारे गए होंगे। और वे मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त थे। क्या तुम मेरे बारे में अपनी शंका दूर नहीं करोगे और मुझे जाने नहीं दोगे? मैं थका हुआ हूँ, और दुख से भरा हुआ हूँ, और डरा हुआ हूँ। लेकिन मुझे एक काम करना है, या प्रयास करना है, इससे पहले कि मैं भी मारा जाऊं। और जल्दी करने की और भी ज़रूरत है, क्योंकि हम 2 आधे लोग ही हमारे साथ ही बचे हैं। वापस जाओ, फरामिर, गोंडोर के बहादुर कप्तान, और जब तक हो सके अपने शहर की रक्षा करो, और मुझे जाने दो जहां मेरा विनाश मुझे ले जाए। मेरे लिए हमारी एक साथ की गई बातचीत में कोई सांत्वना नहीं है, फरामिर ने कहा, लेकिन आप निश्चित रूप से इससे ज़रूरत से ज़्यादा भय पैदा करते हैं। जब तक कि लुरियन के लोग खुद उसके पास न आए, जिन्होंने बोरोमीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया था, न कि ओर्क्स या नामहीन के सेवक। मुझे लगता है कि आपकी कंपनी के कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। लेकिन उत्तरी मार्च पर जो भी बीती, फ्रोडो, अब मुझे तुम्हारे बारे में कोई संदेह नहीं है। अगर कठिन दिनों ने मुझे मनुष्यों के शब्दों और चेहरों का कोई न्याय करने लायक बनाया है, तो मैं हाफलिंग्स के बारे में अनुमान लगा सकता हूँ। हालांकि, और अब वह मुस्कुराया, तुममें कुछ अजीब बात है, फ्रोडो, शायद एक परी जैसी हवा। लेकिन हमारे साथ की गई बातों में जितना मैंने पहले सोचा था, उससे कहीं ज्यादा है। अब मुझे तुम्हें वापस मिनस तिरित ले जाना चाहिए ताकि वहां डेनेथोर को जवाब दे सकूं, और अगर मैं अब ऐसा रास्ता चुनता हूं जो मेरे शहर के लिए बुरा साबित होता है, तो मेरी जान जायज होगी। इसलिए मैं जल्दबाजी में ये तय नहीं करूंगा कि क्या करना है।
फिर भी हमें बिना किसी देरी के यहाँ से चले जाना चाहिए। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कुछ आदेश जारी किए। तुरंत ही उसके चारों ओर इकट्ठा हुए लोग छोटे छोटे समूहों में बंट गए और इधर उधर चले गए और जल्दी ही चट्टानों और पेड़ों की छाया में गायब हो गए। जल्दी केवल माबलिंग और डैमरोड ही बचे। अब तुम, फ्रोडो और सैमवाइज, मेरे और मेरे रक्षकों के साथ आओगे, फरामिर ने कहा। अगर यही तुम्हारा उद्देश्य था तो तुम दक्षिण की ओर सड़क पर नहीं जा सकते। ये कुछ दिनों के लिए असुरक्षित होगा और इस झगड़े के बाद हमेशा पहले से कहीं अधिक बारीकी से निगरानी की जाएगी। और मुझे लगता है कि तुम आज किसी भी हालत में दूर नहीं जा सकते क्योंकि तुम थके हुए हो। और हम भी। हम अब एक गुप्त स्थान पर जा रहे हैं जो यहाँ से लगभग 10 मील से भी कम दूरी पर है। शत्रु के ओर्क्स और जासूसों ने अभी तक इसे नहीं पाया है, और अगर उन्होंने पाया भी तो हम इसे कई लोगों के खिलाफ भी लंबे समय तक रोक सकते हैं। वहाँ हम लेट सकते हैं और थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, और तुम हमारे साथ। सुबह मैं तय करूंगा कि मेरे और तुम्हारे लिए क्या करना सबसे अच्छा है। फ्रोडो के पास इस अनुरोध या आदेश को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसी भी मामले में यह उस समय के लिए एक बुद्धिमानी भरा कदम लग रहा था, क्योंकि गोंडोर के लोगों के इस हमले ने इथिलीन में यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। वे तुरंत चल पड़े। माबलंग और डैमरोड थोड़ा आगे थे और फरामिर फ्रोडो और सैम के साथ पीछे थे। उस तालाब के उस किनारे से गुजरते हुए जहां हॉबिट नहाते थे, वे धारा को पार करते हुए एक लंबे किनारे पर चढ़ गए और हरे भरे छायादार जंगलों में चले गए जो नीचे की ओर और पश्चिम की ओर बढ़ते थे। वे चलते समय जितनी तेजी से हॉबिट चल सकते थे, धीमी आवाज में बातें करते थे। मैंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। फरामिर ने कहा, न केवल इसलिए क्योंकि समय कम था, जैसा कि मास्टर सैमवाइज ने मुझे याद दिलाया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम चित्र बना रहे थे। ऐसे मामलों के करीब जो कई लोगों के सामने खुलेआम बहस नहीं करना बेहतर था। यही कारण था कि मैंने अपने भाई के मामले की ओर रुख किया और इसिल्डुर के अभिशाप को जाने दिया। तुम मेरे साथ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे, फ्रोडो। फ्रोडो ने कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला और जितना हो सका मैंने सच बोला। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, फरामिर ने कहा। तुमने मुश्किल परिस्थिति में कुशलता से और समझदारी से बात की, ऐसा मुझे लगा। लेकिन मैंने तुमसे जो कहा उससे कहीं ज्यादा सीखा या अनुमान लगाया। तुम बोरोमीर के साथ दोस्ताना नहीं थे, या तुमने दोस्ती में हिस्सा नहीं लिया। तुम्हें और मास्टर सैमवाइज को भी, मुझे लगता है, कुछ शिकायत है। अब मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसकी मौत का बदला खुशी खुशी लेना चाहता था, फिर भी मैं उसे अच्छी तरह जानता था। इसिल्डुर का अभिशाप, मैं ये जोखिम उठा सकता हूँ कि इसिल्डुर का अभिशाप तुम्हारे बीच था और तुम्हारी कंपनी में विवाद का कारण था। स्पष्ट रूप से ये किसी तरह की एक शक्तिशाली विरासत है, और ऐसी चीजें संगियों के बीच शांति नहीं पैदा करती हैं, भले ही प्राचीन कहानियों से कुछ सीखा जा सकता हो। क्या मैं निशाने के करीब नहीं पहुंचता? फ्रोडो ने कहा, निकट है, लेकिन सोने में नहीं। हमारी कंपनी में कोई विवाद नहीं था, हालांकि संदेह था कि हमें एमिन मूल से किस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन जैसा भी हो, प्राचीन कहानियां हमें विरासत जैसी चीजों के बारे में जल्दबाजी में बात करने के खतरे के बारे में भी सिखाती हैं। तो यह वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। आपकी परेशानी सिर्फ बोरोमीर के साथ थी। वह चाहता था कि यह बात मिनस तिरित तक पहुंचाई जाए। अफसोस, यह एक कुटिल भाग्य है जिसने आपके होठों को सील कर दिया है, जिसने उसे आखिरी बार देखा था, और मुझसे वह बात छिपाई है जिसे मैं जानना चाहता हूँ, उसके दिल में क्या था और उसके आखिरी घंटों में क्या सोचा था। चाहे उसने गलती की हो या नहीं, इस बारे में मुझे यकीन है, वो अच्छी तरह से मर गया, कुछ अच्छा हासिल करते हुए। उसका चेहरा जीवन से भी ज्यादा सुंदर था। लेकिन फ्रोडो, मैंने पहले इसिल्डुर के अभिशाप के बारे में तुमसे बहुत जोर दिया था। मुझे माफ करना, ऐसे समय और जगह पर यह नासमझी थी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। हमने कड़ी लड़ाई लड़ी थी और मेरे दिमाग में भरने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन जब मैं तुमसे बात कर रहा था,
तब भी मैं निशाने के करीब पहुंच गया और इसलिए जानबूझकर दूर तक गोली चलाई, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि शहर के शासकों के बीच अभी भी बहुत सी प्राचीन विद्याएं संरक्षित हैं जो बाहर फैली नहीं हैं। मेरे घर के हम लोग एलेंडल के वंश से नहीं हैं, हालांकि हमारे अंदर नेमेनोर का खून है, क्योंकि हम अपने वंश को माडल से मानते हैं, जो एक अच्छा प्रबंधक था जिसने राजा के युद्ध में चले जाने पर उसके स्थान पर शासन किया था। और वह राजा एड्रनूर था जो एम्ब्रियन के वंश का अंतिम व्यक्ति था और निसंतान था, और वह कभी वापस नहीं आया। और प्रबंधकों ने उस दिन से शहर पर शासन किया है, हालांकि यह कई पीढ़ियों पहले की बात है। और मुझे बोरोमीर के बचपन की यह बात याद है, जब हम साथ मिलकर अपने पूर्वजों की कहानी और अपने शहर का इतिहास सीखते थे, कि उसे हमेशा ये बात खलती थी कि उसके पिता राजा नहीं थे। अगर राजा वापस नहीं आता है तो एक प्रबंधक को राजा बनाने में कितने सैकड़ों साल लगते हैं? उसने पूछा। शायद कुछ साल, मेरे पिता ने उत्तर दिया, अन्य कम राजसी स्थानों पर गोंडोर में 10,000 साल भी पर्याप्त नहीं होंगे। अफसोस, बेचारा बोरोमीर। क्या इससे तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता? हाँ, फ्रोडो ने कहा। फिर भी उसने हमेशा आरागोर्न के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, फरामिर ने कहा। अगर वह आरागोर्न के दावे से संतुष्ट होता, जैसा कि आप कहते हैं, तो वह उसका बहुत सम्मान करता। लेकिन अभी तक मुश्किल नहीं आई है। वे अभी तक मिनास तिरित तक नहीं पहुंचे थे या उसके युद्धों में प्रतिद्वंद्वी नहीं बने थे। लेकिन मैं भटक गया हूँ। डेनेथोर के घराने में हम लोग बहुत पुरानी परंपरा से बहुत सी प्राचीन विद्या जानते हैं, और इसके अलावा हमारे खजाने में बहुत सी चीजें सुरक्षित हैं। मुरझाए हुए चर्मपत्रों पर लिखी हुई किताबें और पट्टियाँ, हाँ, और पत्थर पर, और चांदी और सोने के पत्तों पर, अलग अलग अक्षरों में। कुछ को अब कोई नहीं पढ़ सकता, और बाकी के लिए बहुत कम लोग कभी उन्हें खोलते हैं। मैं उनमें से थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया है। ये अभिलेख ही थे जो ग्रे पिलग्रिम को हमारे पास लाए। मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब मैं बच्चा था, और तब से वह 2 या 3 बार आ चुका है। ग्रे पिलग्रिम, फ्रोडो ने पूछा। क्या उसका कोई नाम था? फरामिर ने कहा, हम उसे योगिनी के रूप में मित्रांडर कहते थे, और वह संतुष्ट था। उसने कहा, कई देशों में मेरे कई नाम हैं। कल्पित बोनो में मित्रांडर, बोनो में थारकिन। मैं अपनी युवावस्था में पश्चिम में ओलुरिन था, जिसे भुला दिया गया है। दक्षिण में इनकबनस, उत्तर में गैंडाल्फ। मैं पूर्व की ओर नहीं जाता। गैंडाल्फ, फ्रोडो ने कहा। मुझे लगा कि यह वही है। गैंडाल्फ ग्रे सलाहकारों में सबसे प्रिय, हमारी कंपनी का नेता। वह मोरिया में खो गया था। मित्रांडर खो गया, फरामिर ने कहा। ऐसा लगता है कि एक बुरी किस्मत ने तुम्हारे साथियों का पीछा किया है। यह विश्वास करना वाकई मुश्किल है कि इतना महान ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति, जिसने हमारे बीच कई अद्भुत काम किए थे, मर सकता है और दुनिया से इतनी सारी विद्याएं छीन सकता है। क्या तुम इस बात को लेकर आश्वस्त हो, और क्या वह तुम्हें छोड़कर कहीं और नहीं चला गया? काश। हाँ, फ्रोडो ने कहा। मैंने उसे रसातल में गिरते देखा। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी डरावनी कहानी है। फरामिर ने कहा, शायद तुम मुझे शाम को बता सको। अब मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह मित्रंडर एक विद्या गुरु से भी बढ़कर था, हमारे समय में किए जाने वाले कार्यों का एक महान प्रेरक। अगर वह हमारे बीच होता और हमारे सपनों के कठोर शब्दों के बारे में परामर्श करता, तो वह बिना किसी संदेशवाहक की जरूरत के हमें उन्हें स्पष्ट कर सकता था। फिर भी, शायद, वह ऐसा न करता और बोरोमीर की यात्रा बर्बाद हो जाती। मित्रंडर ने कभी हमें नहीं बताया कि क्या होने वाला था, न ही उसने अपने उद्देश्यों को प्रकट किया। मुझे नहीं पता कि उसे डेनेथोर से कैसे अनुमति मिली ताकि वह उस सपने को देख सके, हमारे खजाने के रहस्यों को जानने के लिए। और जब वह पढ़ाता था, और वह भी कभी कभार ही होता था, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखा। वो हमेशा खोजता रहता था और हमसे सबसे ज्यादा गोंडोर की शुरुआत में डागोरलाड पर लड़ी गई महान लड़ाई के बारे में सवाल करता था, जब वह, जिसका नाम हम नहीं बताते, उसे परास्त कर दिया गया था। और वह था, इसिल्डुर की कहानियों के लिए हम उत्सुक थे,
हालांकि उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास कम था, क्योंकि उसके अंत के बारे में हमारे बीच कभी भी कुछ निश्चित ज्ञात नहीं था। अब फरामिर की आवाज़ धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। लेकिन इतना तो मैंने जान लिया था या अंदाज़ा लगा लिया था, और तब से मैंने इसे अपने दिल में हमेशा के लिए छिपा कर रखा है कि इसिल्डुर ने गोंडोर से जाने से पहले अनाम के हाथ से कुछ ले लिया था, कभी नहीं। नश्वर मनुष्यों के बीच फिर से देखा जाना। मुझे लगा कि यही मित्रेंडर के सवाल का जवाब था, लेकिन तब ऐसा लगा कि यह केवल प्राचीन ज्ञान के साधकों से संबंधित मामला था। नहीं, जब हमारे बीच हमारे सपने के पहेली भरे शब्दों पर बहस हुई, तो मैंने इसिल्डुर के बैन के बारे में सोचा कि यह वही चीज़ है। क्योंकि इसिल्डुर पर घात लगाकर हमला किया गया था और उसे औक तीरों से मार दिया गया था, जो कि एकमात्र किंवदंती के अनुसार था जिसे हम जानते थे, और मित्रेंडर ने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया था। मैं अभी तक अनुमान नहीं लगा पाया कि यह चीज़ वास्तव में क्या है, लेकिन ये शक्ति और खतरे की कोई विरासत होनी चाहिए। शायद डार्क लॉर्ड द्वारा बनाया गया एक भयंकर हथियार। अगर यह ऐसी चीज़ होती जो युद्ध में फ़ायदा पहुंचाती, मैं अच्छी तरह से विश्वास कर सकता हूं कि बोरोमीर, जो गर्वित और निडर है, अक्सर जल्दबाज रहता है, हमेशा मिनस तिरित और उसमें अपनी खुद की महिमा की जीत के लिए उत्सुक रहता है, ऐसी चीज़ की इच्छा कर सकता है और इससे आकर्षित हो सकता है। अफसोस कि वह कभी उस काम पर गया। मुझे मेरे पिता और बड़ों द्वारा चुना जाना चाहिए था, लेकिन उसने खुद को आगे रखा। बड़ा और साहसी होने के नाते दोनों सच हैं और वह रुका नहीं। लेकिन अब और मत डरो। अगर यह हाईवे के किनारे पड़ा होता तो मैं इसे नहीं लेता। नहीं तो मिनास तिरित बर्बाद हो जाती और मैं अकेले उसे बचा सकता था, इसलिए डार्क लॉर्ड के हथियार का इस्तेमाल करके उसकी भलाई और अपनी महिमा के लिए। नहीं, मैं ऐसी जीत की कामना नहीं करता, ड्रोगो के बेटे फ्रोडो। न तो परिषद ने, फ्रोडो ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसे मामलों से संबंधित। फरामिर ने कहा, मैं अपने लिए राजाओं के दरबार में फिर से सफ़ेद पेड़ को फूलते हुए देखना चाहता हूँ, और सिल्वर क्राउन को वापस लौटते हुए, और मिनास तिरित को शांति से देखना चाहता हूँ। मिनास एनोर को फिर से पुराने जैसा, रोशनी से भरा, ऊंचा और सुंदर, अन्य रानियों के बीच एक रानी की तरह सुंदर, बहुत से गुलामों की मालकिन नहीं, बल्कि यहाँ तक कि इच्छुक गुलामों की दयालु मालकिन भी नहीं। युद्ध होना चाहिए, जबकि हम एक विध्वंसक के खिलाफ अपने जीवन की रक्षा करते हैं जो सभी को निगल जाएगा, लेकिन मुझे चमकदार तलवार पसंद नहीं है, न तो इसकी तीक्ष्णता के लिए, न ही तीर की तेजी के लिए, न ही योद्धा की महिमा के लिए। मैं केवल उसी से प्यार करता हूँ जिसकी वे रक्षा करते हैं, नेमेनोर के लोगों का शहर, और मैं चाहता हूँ कि उसकी स्मृति, उसकी प्राचीनता, उसकी सुंदरता और उसकी वर्तमान बुद्धिमत्ता के लिए उससे प्यार किया जाए। डरना नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि लोग एक बूढ़े और बुद्धिमान व्यक्ति की गरिमा से डरते हैं। तो मुझसे मत डरो। मैं तुमसे और कुछ बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ कि क्या मैं अब लक्ष्य के करीब बोल रहा हूँ। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी वर्तमान खोज में तुम्हें सलाह दे सकूं, चाहे वह कुछ भी हो, हाँ, और तुम्हारी सहायता भी कर सकूं। फ्रोडो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मदद और सलाह की इच्छा के आगे झुक गया, ताकि इस गंभीर युवक को, जिसके शब्द इतने बुद्धिमान और निष्पक्ष लग रहे थे, वो सब बता सके जो उसके मन में था। लेकिन कुछ ने उसे रोक दिया। उसका दिल डर और दुख से भारी था। अगर वो और सैम वास्तव में, जैसा कि लगता था, 9 वॉकरों में से बचे हुए थे, तो वह उनके काम के रहस्य का एकमात्र अधिकारी था। बेवजह अविश्वास करना बेहतर है, जल्दबाजी में कही गई बातों से। और बोरोमीर की याद, उस भयानक बदलाव की जो अंगूठी के लालच ने उसमें किया था, जब उसने फरामिर को देखा और उसकी आवाज़ सुनी। वे अलग अलग थे और फिर भी बहुत समान थे। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे, पुराने पेड़ों के नीचे धूसर और हरी छायाओं की तरह गुजरते रहे। उनके पैरों से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, उनके ऊपर कई पक्षी गा रहे थे, और इथिलीन के सदाबहार जंगलों में काले पत्तों की चमकदार छत पर सूरज चमक रहा था। सैम ने बातचीत में कोई हिस्सा नहीं लिया था, हालांकि उसने सुना था,
और साथ ही वह अपने तीखे हॉबिट कानों से उनके आसपास की सभी कोमल वन्य ध्वनियों पर ध्यान दे रहा था। एक बात उसने नोट की थी कि सारी बातचीत में गोलम का नाम एक बार भी नहीं आया था। वह खुश था, हालांकि उसे लगा कि यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा है कि वह इसे फिर कभी नहीं सुनेगा। उसे जल्द ही यह भी पता चल गया कि हालांकि वे अकेले चल रहे थे, लेकिन उनके आसपास कई लोग थे। न केवल डेमरोड और मैब्लंग आगे की छाया में अंदर बाहर आ जा रहे थे, बल्कि दोनों तरफ दूसरे लोग भी थे जो किसी नियत स्थान की ओर तेजी से गुप्त रास्ता बना रहे थे। एक बार अचानक पीछे मुड़कर देखा, मानो त्वचा की किसी चुभन ने उसे बताया हो कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसे लगा कि उसने पेड़ के तने के पीछे से खिसकती हुई एक छोटी सी काली आकृति की झलक देखी है। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, उसने खुद से कहा, और अगर वे उसे भूल जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें उस पुराने खलनायक की याद क्यों दिलाऊं? काश। इसलिए वे आगे बढ़ते गए, जब तक कि जंगल पतले नहीं हो गए और भूमि बंजर नहीं हो गई और भी तेजी से नीचे गिरने के लिए। फिर वे फिर से दाईं ओर मुड़ गए और जल्दी से एक संकरी घाटी में एक छोटी नदी के पास पहुंच गए। ये वही धारा थी जो गोल तालाब से बहुत ऊपर बह रही थी, अब एक तेज धार बन गई है जो गहरे कटे हुए बिस्तर में कई पत्थरों पर उछल रही है, जो आइलेक्स और काले बॉक्स वुड्स से लदी हुई है। पश्चिम की ओर देखते हुए वे देख सकते थे, उनके नीचे प्रकाश की धुंध में तराई और चौड़ी घास के मैदान, और दूर पश्चिम की ओर बढ़ते सूरज में चमकते हुए एंडुइन के विस्तृत जल। अरे अफसोस, मुझे तुम्हारे साथ एक अभद्रता करनी होगी, फरामिर ने कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम उस व्यक्ति को माफ कर दोगे जिसने अब तक अपने आदेशों को शिष्टाचार के रूप में बदल दिया है, जैसे कि तुम्हें मारना या बांधना नहीं। लेकिन यह एक आदेश है कि कोई भी अजनबी, यहाँ तक कि रोहन का कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ लड़ता है, वो खुली आंखों से उस रास्ते को नहीं देखेगा जिस पर हम अब जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। जैसा तुम चाहो, फ्रोडो ने कहा। जरूरत पड़ने पर एल्वेस भी ऐसा ही करते हैं, और आंखों पर पट्टी बांधकर हम सुंदर लोथलुरियन की सीमाओं को पार कर गए। बोने गिमली ने इसे बुरा माना, लेकिन हॉबिट्स ने इसे सहन किया। फरामिर ने कहा, मैं तुम्हें किसी भी ऐसी जगह नहीं ले जाऊंगा जहां तुम जा सको, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम इसे अपनी इच्छा से ले जाओगे, बलपूर्वक नहीं। उसने धीरे से आवाज लगाई और तुरंत ही मैब्लंग और डेमरोड पेड़ों से उतरकर उसके पास आ गए। फरामिर ने कहा, इन मेहमानों की आंखों पर पट्टी बांध दो, सुरक्षित रूप से, लेकिन इतना नहीं कि उन्हें असुविधा हो। उनके हाथ न बांधो। वे वचन देंगे कि वे देखने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं भरोसा कर सकता हूँ कि वे अपनी आंखें खुद ही बंद कर लेंगे, लेकिन अगर पैर लड़खड़ाए तो आंखें झपक जाएंगी। उन्हें इस तरह ले चलो कि वे लड़खड़ाएं नहीं। हरे रंग के स्कार्फ से दोनों पहरेदारों ने अब हॉबिट की आंखों को बांध दिया और उनके हुड को लगभग उनके मुंह तक खींच लिया। फिर जल्दी से उन्होंने एक एक हाथ पकड़ा और अपने रास्ते पर चल पड़े। सड़क के इस आखिरी मील के बारे में फ्रोडो और सैम को जो कुछ भी पता था, वो उन्होंने अंधेरे में अनुमान लगाने से सीखा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि वे एक ऐसे रास्ते पर थे जो नीचे की ओर उतर रहा था। जल्द ही यह इतना संकरा हो गया कि वे एक पंक्ति में चले गए, दोनों तरफ एक पत्थर की दीवार को छूते हुए। उनके पहरेदारों ने अपने कंधों पर मजबूती से हाथ रखकर उन्हें पीछे से चलाया। कभी कभी वे उबड़ खाबड़ जगहों पर आते और कुछ देर के लिए अपने पैरों से उठ जाते और फिर वापस नीचे बैठ जाते। हमेशा बहते पानी की आवाज उनके दाहिने हाथ पर थी और यह करीब और तेज होती जा रही थी। आखिरकार उन्हें रोक दिया गया। जल्दी से मैब्लंग और डेमरोड ने उन्हें कई बार घुमाया और वे दिशा का सारा बोध खो बैठे। वे थोड़ा ऊपर चढ़े, ये ठंडा लग रहा था और धारा का शोर धीमा हो गया था। फिर उन्हें उठाया गया और नीचे ले जाया गया, कई सीढ़ियां उतरी और एक कोने में ले जाया गया। अचानक उन्हें फिर से पानी की आवाज सुनाई दी, जो अब बहुत तेज थी, तेजी से बह रही थी और छप छप कर रही थी। ऐसा लगा मानो वे चारों ओर से पानी की बौछारें देख रहे हों और उन्हें अपने हाथों और गालों पर हल्की बारिश महसूस हो रही थी। आखिरकार वे एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए।
एक पल के लिए वे ऐसे ही खड़े रहे, आधे डरे हुए, आंखों पर पट्टी बंधी हुई। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ हैं, और कोई भी नहीं बोला। तभी पीछे से फरामिर की आवाज आई। उसने कहा, उन्हें देखने दो। दुपट्टे हटा दिए गए और उनके हुड पीछे खींच लिए गए, और वे पलकें झपकाने लगे और हौंफने लगे। वे पॉलिश किए हुए पत्थर के गीले फर्श पर खड़े थे, मानो उनके पीछे एक खुरदरे पत्थर के गेट की चौखट हो, जो अंधेरे में खुला हुआ था। लेकिन सामने पानी का एक पतला पर्दा लटका हुआ था, इतना पास कि फ्रोडो अपनी बाँह फैलाकर उसमें डाल सकता था। ये पश्चिम की ओर था। पीछे डूबते सूरज की सीधी किरणें उस पर पड़ रही थीं, और लाल रोशनी लगातार बदलते रंग की कई टिमटिमाती किरणों में टूट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी एल्वेन टॉवर की खिड़की पर खड़े हों, जो चांदी और सोने, माणिक, नीलम और नीलम के जड़े हुए गहनों से पर्दादार हो, जो सभी एक अमिट आग से जल रहे हों। फरामिर ने कहा, कम से कम संयोग से हम सही समय पर आपके धैर्य का इनाम देने आए हैं। ये सूर्यास्त की खिड़की है, हेनेथेनिन, इथिलीन के सभी झरनों में सबसे सुंदर, कई झरनों की भूमि। बहुत कम अजनबियों ने इसे देखा है, लेकिन इसके पीछे कोई राजसी हॉल नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके। अभी प्रवेश करें और देखें। वो ये कह ही रहा था कि सूर्य डूब गया और बहते पानी में आग धीमी पड़ गई। वे मुड़े और नीचे, भयावह मेहराब के नीचे से गुजरे। तुरंत ही उन्होंने खुद को एक चट्टानी कक्ष में पाया, जो चौड़ा और खुरदरा था, जिसकी छत असमान रूप से झुकी हुई थी। कुछ मशालें जलाई गई थीं और चमचमाती दीवारों पर मंद रोशनी डाल रही थीं। बहुत से लोग पहले से ही वहां थे। अन्य लोग अभी भी एक तरफ के अंधेरे संकीर्ण दरवाजे से 2-3 के समूह में आ रहे थे। जैसे जैसे उनकी आंखें अंधेरे में ढलती गईं, उन्होंने देखा कि गुफा उनके अनुमान से कहीं बड़ी थी और हथियारों और भोजन के विशाल भंडार से भरी हुई थी। ठीक है, यहाँ हमारी शरण है, फरामिर ने कहा। ये बहुत आरामदायक जगह नहीं है, लेकिन यहाँ आप शांति से रात बिता सकते हैं। कम से कम ये सूखा है, और यहाँ भोजन तो है, लेकिन आग नहीं है। एक समय में पानी इस गुफा से होकर नीचे की ओर बहता था और मेहराब से बाहर निकलता था, लेकिन पुराने कारीगरों ने इसका मार्ग बदल दिया, और धारा ऊपर चट्टानों पर दोगुनी ऊंचाई से नीचे गिरती थी। इस गुफा में जाने के सभी रास्ते तब पानी या किसी और चीज के प्रवेश के खिलाफ बंद कर दिए गए थे, सिवाय एक के। अब बाहर निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, वो रास्ता जिससे तुम आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर आए थे, और खिड़की के पर्दे से होकर पत्थर के चाकुओं से भरे गहरे कटोरे में। अब आराम करो जब तक शाम का खाना तैयार न हो जाए। हॉबिट्स को एक कोने में ले जाया गया और उन्हें एक नीचा बिस्तर दिया गया, जिस पर वे चाहें तो लेट सकते थे। इस बीच लोग चुपचाप और व्यवस्थित ढंग से गुफा के इर्द गिर्द व्यस्त हो गए। दीवारों से हल्की मेजें उतारी गईं और ट्रास्टल्स पर रख दी गईं और उन पर सामान लाद दिया गया। यह ज्यादातर सादा और अलंकृत नहीं था, लेकिन सब कुछ ठीक और सुंदर बना हुआ था। गोल प्लेट, कटोरे और चमकदार भूरे रंग की मिट्टी या मुड़ी हुई लकड़ी के बर्तन, चिकने और साफ। यहाँ वहाँ पॉलिश किए हुए कांस्य का एक कप या बेसिन था, और सबसे अंदर की मेज के बीच में कैप्टन की सीट के पास सादे चांदी का एक प्याला रखा हुआ था। फरामिर ने लोगों के बीच घूमकर हर एक से धीमी आवाज में सवाल पूछे। कुछ लोग दक्षिणी लोगों का पीछा करते हुए वापस आ गए, अन्य, जो सड़क के पास स्काउट के रूप में पीछे रह गए थे, सबसे बाद में आए। सभी दक्षिणी लोगों का पता लगा लिया गया था, केवल महान मायामक को छोड़कर। उसके साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं बता सकता था। दुश्मन की कोई हरकत नहीं देखी जा सकती थी, यहाँ तक कि एक भी ऑग जासूस बाहर नहीं था। तुमने कुछ भी नहीं देखा और सुना, एनबॉन? फरामिर ने नवीनतम आगंतुक से पूछा। नहीं, प्रभु, आदमी ने कहा। कम से कम कोई ओर्क तो नहीं। लेकिन मैंने देखा, या सोचा कि मैंने कुछ अजीब देखा। शाम गहराने लगी थी, जब आंखें चीजों को उनकी अपेक्षा से बड़ा बना देती हैं, इसलिए शायद ये गिलहरी से अधिक कुछ नहीं हो सकता। सैम ने ये सुनकर अपने कान खड़े कर लिए। लेकिन अगर ऐसा है, तो यह एक काली गिलहरी थी, और मैंने इसकी कोई पूंछ नहीं देखी। यह जमीन पर एक छाया की तरह थी,
और जब मैं उसके पास गया तो यह एक पेड़ के तने के पीछे चली गई और किसी भी गिलहरी की तरह तेजी से ऊपर चली गई। आप हमें बिना किसी उद्देश्य के जंगली जानवरों को मारने नहीं देंगे, और ऐसा लग रहा था कि यह और नहीं है, इसलिए मैंने कोई तीर नहीं चलाया। वैसे भी शूटिंग के लिए बहुत अंधेरा था और यह प्राणी पलक झपकते ही पत्तियों के अंधेरे में चला गया था। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए रुका क्योंकि यह अजीब लग रहा था और फिर मैं जल्दी से वापस चला गया। मुझे लगा कि मैंने उस चीज को ऊपर से मुझ पर फुफकारते हुए सुना है। जब मैं मुड़ा, एक बड़ी गिलहरी, शायद मिर्कवुड के कुछ जानवर अनाम की छाया में हमारे जंगल में भटक रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ काली गिलहरियाँ हैं। शायद, फरामिर ने कहा। लेकिन अगर ऐसा होता तो यह एक अपशकुन होता। हम इथिलीन में मिर्कवुड के पलायन को नहीं चाहते। सैम को लगा कि उसने बोलते समय हॉबिट्स की ओर एक तेज नज़र डाली, लेकिन सैम ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के लिए वह और फ्रोडो पीछे लेट गए और मशाल की रोशनी को देखा, और लोग इधर उधर धीमी आवाज में बात करते हुए आगे पीछे हो रहे थे। फिर अचानक फ्रोडो सो गया। सैम ने खुद से संघर्ष किया, इस तरह से और उस तरह से बहस की। वह ठीक हो सकता है, उसने सोचा, और फिर वह ठीक भी हो सकता है। अच्छा भाषण एक गंदे दिल को छिपा सकता है। उसने जम्हाई ली। मैं 1 सप्ताह तक सो सकता था और मैं इसके लिए बेहतर होता। और मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं जागता रहूँ? मैं अकेला हूँ और ये सभी महान लोग मेरे इर्द गिर्द हैं। कुछ नहीं, सैम गैमजी, लेकिन तुम्हें वैसे भी जागते रहना होगा। और किसी तरह उसने इसे प्रबंधित किया। गुफा के दरवाजे से रोशनी फीकी पड़ गई और गिरते पानी का धूसर पर्दा धुंधला हो गया और बढ़ती हुई छाया में खो गया। हमेशा पानी की आवाज चलती रहती थी, कभी भी इसका स्वर नहीं बदलता, सुबह हो या शाम या रात। ये नींद की फुसफुसाहट और फुसफुसाहट थी। सैम ने अपनी उंगलियों को अपनी आंखों में दबा लिया। अब और मशालें जलाई जा रही थीं। शराब का एक पीपा निकाला गया। भंडारण के लिए बैरल खोले जा रहे थे। लोग झरने से पानी ला रहे थे। कुछ लोग अपने हाथों से बेसिन में पानी डाल रहे थे। फरामिर के पास एक चौड़ा तांबे का कटोरा और एक सफ़ेद कपड़ा लाया गया और उसने नहाया। उन्होंने कहा, हमारे मेहमानों को जगाओ और उनके लिए पानी ले जाओ। खाने का समय हो गया है। फ्रोडो उठकर बैठ गया और जम्हाई लेते हुए अपने शरीर को तानने लगा। सैम, जो किसी की सेवा करने का आदी नहीं था, उसने उस लंबे आदमी को आश्चर्य से देखा जो झुककर पानी का एक कटोरा अपने सामने पकड़े हुए था। मालिक, अगर आप चाहें तो इसे जमीन पर रख दीजिए, उसने कहा। यह मेरे और आपके लिए आसान होगा। फिर लोगों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करते हुए उसने अपना सिर ठंडे पानी में डुबोया और अपनी गर्दन और कानों पर पानी छिड़का। क्या आपके देश में भोजन से पहले सिर धोने का रिवाज है? हॉबिट की सेवा करने वाले व्यक्ति ने पूछा। नहीं, नाश्ते से पहले, सैम ने कहा। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो गर्दन पर ठंडा पानी मुरझाए हुए सलाद पर बारिश की तरह है। बस, अब मैं थोड़ा खाने के लिए काफ़ी देर तक जाग सकता हूँ। फिर उन्हें फरामिर के बगल में सीटों पर ले जाया गया। बैरल खाल से ढके हुए थे और पुरुषों की बेंचों से काफ़ी ऊपर थे ताकि वे आराम से बैठ सकें। खाने से पहले, फरामिर और उसके सभी लोग चुपचाप एक पल के लिए पश्चिम की ओर मुड़ गए। फरामिर ने फ्रोडो और सैम को संकेत दिया कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, उन्होंने बैठते हुए कहा। हम नमेनोर की ओर देखते हैं जो पहले था, और उससे आगे एल्विनहोम की ओर जो अब है, और जो एल्विनहोम से परे है और हमेशा रहेगा। क्या आपके पास भोजन करने का ऐसा कोई रिवाज नहीं है? नहीं, फ्रोडो ने अजीब तरह से देहाती और अशिक्षित महसूस करते हुए कहा। लेकिन अगर हम मेहमान हैं, तो हम अपने मेजबान को झुककर प्रणाम करते हैं, और खाने के बाद हम उठकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी यही करते हैं, फरामिर ने कहा। इतनी लंबी यात्रा और कैंपिंग के बाद तथा एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद जंगली शाम का भोजन हॉबिट्स को एक दावत की तरह लगता था। पीली शराब पीना, ठंडी और सुगंधित, और साफ हाथों और साफ चाकू और प्लेटों के साथ रोटी और मक्खन, और नमकीन मांस और सूखे फल और अच्छा लाल पनीर खाना।
न तो फ्रोडो और न ही सैम ने पेश की गई किसी भी चीज को मना किया, न ही दूसरी और न ही वास्तव में तीसरी बार। शराब उनकी नसों और थके हुए अंगों में बह रही थी, और वे खुश और दिल से हल्का महसूस कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने लुरियन की भूमि छोड़ने के बाद से कभी नहीं किया था। जब सब कुछ हो गया तो फरामिर उन्हें गुफा के पीछे एक कोने में ले गया, जो आंशिक रूप से पर्दों से ढका हुआ था, और वहां एक कुर्सी और 2 स्टूल लाए गए। एक छोटे से मिट्टी के बर्तन का दीपक एक कोने में जल रहा था। हो सकता है कि आप जल्द ही सोने की इच्छा करें, उन्होंने कहा, और खास तौर पर अच्छे सैंडविच, जो खाने से पहले अपनी आंखें बंद नहीं करते थे, चाहे वह अपनी महान भूख की धार को कुंद करने के डर से हो या मेरे डर से, मुझे नहीं पता। लेकिन भोजन के तुरंत बाद सोना अच्छा नहीं है, और वह भी उपवास के बाद। चलो थोड़ी देर बात करते हैं। रिवेंडेल से आपकी यात्रा में बताने के लिए बहुत सी बातें रही होंगी, और आप भी शायद हमारे और उन देशों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे जहां आप अभी हैं। मुझे मेरे भाई बोरोमिर, बूढ़े मित्रंडर और लोथलुरियन के सुंदर लोगों के बारे में बताओ। फ्रोडो को अब नींद नहीं आ रही थी और वह बात करने को तैयार था। हालांकि भोजन और शराब ने उसे सहज कर दिया था, फिर भी उसने अपनी सारी सावधानी नहीं खोई थी। सैम मुस्कुरा रहा था और अपने आप में गुनगुना रहा था, लेकिन जब फ्रोडो बोल रहा था तो वह पहले तो सुनने में संतुष्ट था, केवल कभी कभी सहमति में विस्मयादिबोधक शब्द कहने का साहस करता था। फ्रोडो ने कई कहानियां सुनाई, फिर भी उसने हमेशा कंपनी की खोज और अंगूठी से मामले को अलग रखा, बल्कि बोरोमिर की बहादुरी पर जोर दिया, जो उनके सभी कारनामों में निभाई थी। जंगली भेड़ियों के साथ, कैराड्रास के नीचे बर्फ में, और मोरिया की खदानों में जहां गैंडाल्फ गिर गया था। फरामीर पुल पर लड़ाई की कहानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, बोरोमिर को ओर्क से भागना बहुत परेशान करता होगा, या यहाँ तक कि उस भयंकर चीज से भी, जिसका आप नाम लेते हैं, बलरोग से, भले ही वह वहां से जाने वाला आखिरी व्यक्ति था। फ्रोडो ने कहा, वह आखिरी था, लेकिन आरागोर्न को हमारा नेतृत्व करना पड़ा। गैंडाल्फ के पतन के बाद का रास्ता वही जानता था, लेकिन अगर हम जैसे कमजोर लोग हमारी देखभाल नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि वह या बोरोमिर भाग जाते। शायद ये बेहतर होता अगर बोरोमिर वहां गिर जाता, मित्रंदिर, फरमिर ने कहा, और उस भाग्य पर नहीं गया जो ऊपर इंतजार कर रहा था। राउरोस का झरना, हो सकता है, लेकिन अब मुझे अपनी किस्मत के बारे में बताओ, फ्रोडो ने एक बार फिर बात को एक तरफ मोड़ते हुए कहा। क्योंकि मैं मिनास इथिल और ओस्गिलियथ और मिनास तिरिथ के बारे में और जानना चाहता हूं, जो लंबे समय तक टिके रहेंगे। अपने लंबे युद्ध में उस शहर के लिए तुम्हें क्या उम्मीद है? हमें क्या उम्मीद है? फरामिर ने कहा, हमें बहुत दिनों से कोई उम्मीद नहीं थी। अलेंडिल की तलवार, अगर वापस आती है, तो उसे फिर से जगा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बुरे दिन को टालने से ज्यादा कुछ करेगी, जब तक कि एल्व्स या मनुष्यों से कोई और मदद न मिले। क्योंकि दुश्मन बढ़ता है और हम घटते हैं। हम एक असफल लोग हैं, एक वसंतहीन पतझड़। पंजीकृत व्यापारचिन मेनूर के लोग महान भूमि के तटों और समुद्र के किनारे के क्षेत्रों में दूर दूर तक बसे हुए थे, लेकिन अधिकांश भाग के लिए वे बुराइयों और मूर्खताओं में पड़ गए। कई लोग अंधकार और काली कलाओं के मोह में पड़ गए, कुछ लोग वे पूरी तरह से आलस्य और आराम में लिप्त थे, और कुछ लोग आपस में तब तक लड़ते रहे जब तक कि उनकी कमजोरी के कारण जंगली लोगों ने उन्हें पराजित नहीं कर दिया। ऐसा नहीं कहा जाता कि गोंडोर में कभी दुष्ट कलाएं प्रचलित थीं, या कि वहां कभी नामहीन का नाम सम्मान में रखा गया था, और पश्चिम से लाया गया पुराना ज्ञान और सौंदर्य लंबे समय तक अलेंडिल द फेयर के बेटों के राज्य में रहा, और वे अभी भी वहां मौजूद हैं। फिर भी यह गोंडोर ही था जिसने अपने स्वयं के क्षय को लाया, धीरे धीरे बुढ़ापे में गिर गया, और सोचा कि दुश्मन सो रहा था, जिसे केवल निर्वासित किया गया था, नष्ट नहीं किया गया था। मृत्यु हमेशा मौजूद थी, क्योंकि न्यूमेनोरियन अभी भी, जैसा कि उन्होंने अपने पुराने राज्य में किया था, और इसलिए इसे खो दिया, अपरिवर्तित अंतहीन जीवन के लिए तरस रहे थे। राजाओं ने कब्रों को जीवित लोगों के घरों से अधिक शानदार बना दिया, और अपने वंश की सूची में पुराने नामों को बेटों के नामों से अधिक प्रिय माना।
निःसंतान राजा पुराने हॉल में बैठकर हेराल्ड्री पर विचार करते थे। गुप्त कक्षों में मुरझाए हुए लोग मजबूत अमृत मिलाते थे या ऊंचे ठंडे टावरों में सितारों से सवाल पूछते थे। और एम्ब्रियन की वंशावली के अंतिम राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन प्रबंधक ज्यादा समझदार और भाग्यशाली थे। ज्यादा समझदार क्योंकि उन्होंने समुद्र तट के मजबूत लोगों और अरेब निम्राइस के साहसी पर्वतारोहियों से हमारे लोगों की ताकत को भर्ती किया, और उन्होंने उत्तर के उन घमंडी लोगों के साथ समझौता किया जिन्होंने अक्सर हम पर हमला किया था। वे भयंकर वीर पुरुष थे, लेकिन जंगली ईस्टलिंग या क्रूर हराद्रिम के विपरीत हमारे दूर के रिश्तेदार थे। ऐसा हुआ कि 12वें प्रबंधक सिरियन के दिनों में, और मेरे पिता 20वें प्रबंधक हैं, वे हमारी सहायता के लिए आए और सेलेब्रेंट के महान मैदान में उन्होंने हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दिया जिन्होंने हमारे उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। प्रांत ये रोहिरिम हैं, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, घोड़ों के स्वामी, और हमने उन्हें कैलेनाडोन के क्षेत्र सौंपे जिन्हें बाद में रोहन कहा जाता है, क्योंकि उस प्रांत में लंबे समय से बहुत कम लोग रहते थे। और वे हमारे सहयोगी बन गए और हमेशा हमारे प्रति वफादार रहे, जरूरत पड़ने पर हमारी मदद की और हमारे उत्तरी मार्च और रोहन की खाई की रक्षा की। हमारी विद्या और रीति रिवाजों से उन्होंने जो सीखा है वह सीखा है, और उनके स्वामी जरूरत पड़ने पर हमारी भाषा बोलते हैं। फिर भी अधिकांशतः वे अपने पिताओं के तौर तरीकों और अपनी यादों पर ही चलते हैं और आपस में अपनी ही उत्तरी भाषा बोलते हैं, और हम उनसे प्यार करते हैं। लंबे पुरुष और गोरी महिलाएं, दोनों ही समान रूप से बहादुर, सुनहरे बाल, चमकदार आंखें और मजबूत, वे हमें पुरुषों की युवावस्था की याद दिलाते हैं जैसे वे बुढ़ापे में थे। वास्तव में हमारे विद्या गुरुओं द्वारा ये कहा जाता है कि उनका हमारे साथ पुराना यह संबंध है कि वे उन्हीं 3 घरों के पुरुषों से आए हैं, जैसे कि उनके आरंभ में अनपंजीकृत व्यापारचन मैनोरियन थे, न कि सुनहरे बालों वाले हेडोर से, जो एल्फ मित्र हो सकता है, फिर भी उसके ऐसे बेटों और लोगों से जो समुद्र पार करके पश्चिम की ओर नहीं गए और बुलावे को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि हम अपनी विद्या में मनुष्यों को इसी प्रकार मानते हैं, उन्हें उच्च या पश्चिम के लोग कहते हैं, जो कि न्यूमेनोरियन थे, और मध्य लोगों को संध्या के लोग, जैसे कि रोहिरिम और उनके रिश्तेदार जो कि सुदूर उत्तर में रहते हैं, और जंगली लोगों को अंधकार के लोग कहते हैं। फिर भी अब अगर रोहिरिम कुछ मायनों में हमारे जैसे हो गए हैं, कला और सज्जनता में बढ़ गए हैं, तो हम भी उनके जैसे हो गए हैं, और अब शायद ही कभी उच्च पद का दावा कर सकते हैं। हम गोधूली के मध्य पुरुष बन गए हैं, लेकिन अन्य चीजों की स्मृति के साथ। रोहिरिम की तरह हम अब युद्ध और वीरता को अपने आप में अच्छी चीजों के रूप में प्यार करते हैं, एक खेल और एक लक्ष्य दोनों। और हालांकि हम अभी भी मानते हैं कि एक योद्धा के पास केवल हथियारों और हत्या के शिल्प से अधिक कौशल और ज्ञान होना चाहिए, फिर भी हम एक योद्धा को अन्य शिल्प के पुरुषों से अधिक महत्व देते हैं। हमारे दिनों की यही जरूरत है। मेरे भाई बोरोमीर भी ऐसे ही थे, एक वीर व्यक्ति, और इसके लिए उन्हें गोंडोर में सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता था। और वास्तव में वह बहुत बहादुर था। मिनास तिरित का कोई भी वारिस इतने सालों तक इतना कठोर परिश्रम करने वाला, युद्ध में आगे बढ़ने वाला या ग्रेट हॉर्न पर इतना शक्तिशाली नोट नहीं बजा पाया। फरामिर ने आह भरी और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। आप अपनी कहानियों में एल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते, सर, सैम ने अचानक हिम्मत जुटाते हुए कहा। उसने देखा था कि फरामिर एल्स को आदर के साथ संदर्भित करता था, और यह उसकी शिष्टता, उसके भोजन और अशराब ने सैम का सम्मान जीत लिया था और उसके संदेह को शांत कर दिया था। नहीं, मास्टर सैमवाइज, फरामिर ने कहा, क्योंकि मैं एल्वेन लो में नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन वहाँ आप एक और बिंदु को छूते हैं जिसमें हम बदल गए हैं, नार मिनोर से मध्य पृथ्वी तक गिरते हुए। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर मित्रांडर आपका साथी था और आपने एलरॉन्ड, एडेन, पंजीकृत व्यापारचन मैनोरियन के पिताओं से बात की है, पहले युद्धों में एल्स के साथ लड़े थे और उन्हें समुद्र के बीच में एल्विनहोम की नज़र में राज्य के उपहार से पुरस्कृत किया गया था। लेकिन मध्य पृथ्वी में मनुष्य और एल्स अंधेरे के दिनों में दुश्मन की कलाओं द्वारा और समय के धीमे बदलावों से अलग हो गए, जिसमें प्रत्येक प्रकार अपने अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ गया। अब मनुष्य एल्स से डरते हैं और उनसे संदेह करते हैं, और फिर भी उनके बारे में बहुत कम जानते हैं।
और हम गोंडोर के लोग दूसरे मनुष्यों की तरह, रोहन के लोगों की तरह बढ़ते हैं, क्योंकि वे भी, जो डार्क लॉर्ड के दुश्मन हैं, एल्व्स से दूर रहते हैं और गोल्डन वुड के बारे में डर के साथ बात करते हैं। फिर भी हमारे बीच अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जब चाहें एल्व्स से संबंध रखते हैं, और कभी कभी कोई व्यक्ति गुप्त रूप से ल्यूरियन जाता है, और शायद ही कभी वापस लौटता है। मैं नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब नश्वर मनुष्य के लिए जानबूझकर एल्डर पीपल की तलाश करना खतरनाक है। फिर भी मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, जिसने व्हाइट लेडी से बात की है। लूरियन की महिला, गैलाड्रियल, सैम चिल्लाया, आपको उसे अवश्य देखना चाहिए, सर। मैं केवल एक हॉबिट हूँ, और घर पर बागवानी मेरा काम है, सर, यदि आप मेरी बात समझ रहे हैं, और मैं कविता लिखने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, इसे बनाने में नहीं, शायद थोड़ी बहुत हास्य कविता। कभी कभार, आप जानते हैं, लेकिन असली कविता नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरा क्या मतलब है। इसे गाया जाना चाहिए। इसके लिए आपको स्ट्राइडा, आरागोर्न या पुराने मिस्टर बिल्बो को बुलाना होगा। लेकिन काश मैं उसके बारे में एक गाना बना पाता। वह सुंदर है, सर। प्यारी, कभी फूलों से लदे एक बड़े पेड़ की तरह, कभी एक सफ़ेद डैफोडिली की तरह, छोटी और पतली। हीरे की तरह सख्त, चांदनी की तरह मुलायम, सूरज की रोशनी की तरह गर्म, सितारों में पाले की तरह ठंडी, बर्फ के पहाड़ की तरह गर्वित और दूर, और किसी भी लड़की की तरह खुश, जिसे मैंने वसंत ऋतु में अपने बालों में डेज़ी के फूल लगाए देखा हो। लेकिन ये बहुत बकवास है और मेरे लक्ष्य से बिल्कुल परे है। तो वह वाकई बहुत खूबसूरत होगी, फरामिर ने कहा। खतरनाक रूप से सुंदर। मैं खतरनाक के बारे में नहीं जानता, सैम ने कहा। मुझे लगता है कि लोग अपने खतरे को अपने साथ लूरियन ले जाते हैं, और उसे वहां पाते हैं क्योंकि वे उसे साथ लाए हैं। लेकिन शायद आप उसे खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि वह अपने आप में बहुत मजबूत है। आप खुद को उस पर टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, जैसे चट्टान पर एक जहाज, या खुद को डुबो सकते हैं, जैसे नदी में एक हॉबिट। लेकिन न तो चट्टान और न हिंदी को दोषी ठहराया जाएगा। अब बोरो, वो रुक गया और उसका चेहरा लाल हो गया। हाँ, अब आप कहेंगे बोरोमीर, फरमेर ने कहा। आप क्या कहेंगे? वो अपने साथ अपना खतरा ले गया। हाँ सर, माफ़ी चाहता हूँ, और अगर मैं ऐसा कहूँ तो आपके भाई की तरह एक अच्छा इंसान था। लेकिन आप हमेशा से ही गंध के प्रति गर्म रहे हैं। अब मैंने बोरोमीर को देखा और उसकी बातें सुनी, रिवेंडेल से लेकर सड़क तक, अपने मालिक की देखभाल करते हुए, जैसा कि आप समझेंगे, और बोरोमीर को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। और यह मेरी राय है कि लूरियन में उसने पहली बार स्पष्ट रूप से देखा कि मैंने पहले क्या अनुमान लगाया था, वह क्या चाहता था। जिस क्षण उसने पहली बार इसे देखा, वह दुश्मन की अंगूठी चाहता था। फ्रोडो ने हैरानी से कहा, सैम। वो कुछ देर के लिए अपने ही विचारों में डूब गया था, और अचानक और बहुत देर से उनसे बाहर आया। मुझे बचाओ, सैम ने कहा और फिर सफ़ेद हो गया, फिर लाल हो गया। मैं फिर से वही कर रहा हूँ। जब भी तुम अपना बड़ा मुंह खोलते हो तो तुम उसमें अपना पैर डाल देते हो, ऐसा गैफर मुझसे कहा करता था, और बिल्कुल सही कहा। अरे प्यारे, अरे प्यारे। बैकवोट अब यहाँ देखिए, सर। वह मुड़ा, और फरामिर की ओर पूरी हिम्मत से देखने लगा। तुम मेरे मालिक का फ़ायदा मत उठाना क्योंकि उसका नौकर मूर्ख से बेहतर नहीं है। तुम हमेशा से बहुत सुंदर बातें करते रहे हो, मुझे चौंका दिया, कल्पित बौने और सबके बारे में बात करते रहे। लेकिन सुंदर उतना ही सुंदर होता है जितना हम कहते हैं। अब अपनी खूबियाँ दिखाने का मौका है। ऐसा लगता है, फरामिर ने धीरे से और बहुत नरमी से, एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। तो ये सभी पहेलियों का उत्तर है। वो एक अंगूठी जिसके बारे में माना जाता था कि वो दुनिया से खत्म हो गई है, और बोरोमीर ने उसे जबरदस्ती लेने की कोशिश की, और तुम बच गए, और भागकर मेरे पास आए, और यहाँ जंगल में मेरे पास तुम हो, 2 हाफलिंग्स और मेरे बुलाने पर लोगों का एक समूह, और रिंग ऑफ रिंग। किस्मत का एक बहुत बड़ा झटका। गोंडोर के कप्तान फरामिर के लिए अपनी योग्यता दिखाने का एक मौका। हाँ, वो खड़ा हो गया, बहुत लंबा और सख्त, उसकी ग्रे आंखें चमक रही थीं।
फ्रोडो और सैम अपने स्टूल से उछलकर दीवार की ओर पीठ करके एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए और अपनी तलवारों की मूठें टटोलने लगे। वहां सन्नाटा छा गया। गुफा में मौजूद सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया और आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। लेकिन फरामिर फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप हंसने लगा और फिर अचानक गंभीर हो गया। अफसोस बोरोमीर के लिए, ये बहुत कठिन परीक्षा थी। उसने कहा, तुमने मेरा दुख कितना बढ़ा दिया है। तुम दूर देश से आए दो अजनबी घुमक्कड़ मनुष्यों के खतरे को झेल रहे हो, लेकिन तुम मनुष्यों के बारे में मुझसे कम न्याय करते हो। हम गोंडोर के लोग सच बोलते हैं। हम शायद ही कभी शेखी बघारते हैं और फिर प्रदर्शन करते हैं या मर जाते हैं प्रयास में। मैंने कहा कि अगर मुझे ये सड़क पर मिल जाए तो मैं इसे नहीं लूंगा। भले ही मैं ऐसा आदमी हूँ जो इस चीज़ की इच्छा रखता हूँ, और भले ही मैं ये बात करते समय स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि यह चीज़ क्या है, फिर भी मुझे उन शब्दों को एक प्रतिज्ञा के रूप में लेना चाहिए और उन्हें धारण करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, या मैं इतना समझदार हूँ कि जानता हूँ कि कुछ ऐसे खतरे हैं जिनसे आदमी को भागना चाहिए। शांति से बैठो और तसल्ली रखो सैमवाइज। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ठोकर खा गए हो, तो सोचो कि ऐसा होना ही था। तुम्हारा दिल समझदार होने के साथ साथ वफादार भी है और तुम्हारी आंखों से ज्यादा साफ देखता है। हालांकि यह अजीब लग सकता है, लेकिन ये बात मुझे बताना सुरक्षित था। इससे तुम्हारे प्यारे मालिक को भी मदद मिल सकती है। अगर यह मेरी शक्ति में हुआ तो यह उसके लिए अच्छा होगा। इसलिए तसल्ली रखो, लेकिन इस बात का फिर से नाम भी मत लेना। एक बार ही काफी है। हॉबिट अपनी सीटों पर वापस आ गए और एकदम शांत बैठ गए। लोग अपने पे और बातचीत में लग गए। उन्हें लगा कि उनके कप्तान ने छोटे मेहमानों के साथ कुछ मजाक किया है और अब ये सब खत्म हो गया है। अच्छा फ्रोडो, अब आखिरकार हम एक दूसरे को समझ गए हैं, फरामिर ने कहा। अगर तुमने दूसरों के कहने पर अनिच्छा से ये चीज अपने ऊपर ले ली, तो तुम पर मेरी दया और सम्मान है। और मैं तुम पर आश्चर्य करता हूँ। इसे छिपाए रखना और इसका इस्तेमाल न करना। तुम मेरे लिए एक नए लोग और एक नई दुनिया हो। क्या तुम्हारे सभी रिश्तेदार ऐसे ही हैं? तुम्हारी जमीन शांति और संतोष का क्षेत्र होनी चाहिए और वहाँ बागवानों को उच्च सम्मान मिलना चाहिए। फ्रोडो ने कहा, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से माली सम्मानित हैं। लेकिन लोगों को वहाँ भी थक जाना चाहिए, यहाँ तक कि अपने बगीचों में भी, जैसा कि सभी लोग करते हैं। इस दुनिया की सूर्य के नीचे की चीजें। और तुम घर से बहुत दूर हो और थके हुए हो। आज रात और नहीं, तुम दोनों सो जाओ अगर हो सके तो शांति से। डरो मत। मैं इसे देखना नहीं चाहता, नहीं इसे छूना चाहता हूँ, या जितना मैं जानता हूँ उससे ज्यादा जानना नहीं चाहता, जो कि काफी है। कहीं ऐसा ना हो कि खतरा मेरे सामने आ जाए और मैं ड्रोगो के बेटे फ्रोडो से भी कमतर हो जाऊं। अब आराम करने जाओ, लेकिन पहले मुझे बताओ, अगर तुम चाहो तो, तुम कहाँ जाना चाहते हो और क्या करना है? क्योंकि मुझे देखना है और इंतजार करना है और सोचना है। समय बीतता जाता है। सुबह हम में से प्रत्येक को अपने लिए तय किए गए रास्तों पर तेजी से चलना चाहिए। फ्रोडो को डर का पहला झटका लगते ही कांपने लगा था। अब एक बहुत बड़ी थकान उस पर बादल की तरह छा गई। वह अब और नहीं छिप सकता था और नहीं विरोध कर सकता था। मैं मोडोर में जाने का रास्ता ढूंढने जा रहा था, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं गोरगोरोथ जा रहा था। मुझे आग का पहाड़ ढूंढना होगा और उस चीज को उसमें फेंकना होगा। प्रलय की खाड़ी। गैंडाल्फ ने ऐसा कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वहां पहुंच पाऊंगा। फरामिर ने एक पल के लिए उसे गंभीर आश्चर्य से देखा, फिर अचानक उसने उसे पकड़ लिया जब वो लड़खड़ा रहा था और उसे धीरे से उठाकर बिस्तर पर ले गया, उसे लिटा दिया और उसे गर्म कपड़े से ढक दिया। वह तुरंत गहरी नींद में सो गया। उसके बगल में उसके नौकर के लिए एक और बिस्तर बिछा दिया गया। सैम एक पल के लिए झिझका, फिर बहुत नीचे झुककर बोला, शुभ रात्रि कप्तान, मेरे स्वामी, उसने कहा। आपने मौका लिया, सर। क्या मैंने ऐसा किया? फरामिर ने कहा। हाँ सर, और आपने अपना गुण दिखाया, बहुत उच्चतम।
फरामिर मुस्कुराया। मास्टर सैमवाइज, एक चतुर सेवक। लेकिन नहीं, प्रशंसनीय की प्रशंसा सभी पुरस्कारों से ऊपर है। फिर भी इसमें प्रशंसा करने लायक कुछ भी नहीं था। मैंने जो किया है, उसके अलावा मुझे कुछ और करने का लालच या इच्छा नहीं थी। ठीक है, सर, सैम ने कहा, आपने कहा कि मेरे गुरु में एक परी की तरह का व्यवहार था और ये सही और सही था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आपके पास भी एक ऐसा व्यवहार है, सर, जो मुझे गैंडाल्फ, जादूगरों की याद दिलाता है। हो सकता है, फरामिर ने कहा। शायद आप दूर से ही एनवेनोर की हवा को पहचान लेते हैं। शुभ रात्रि।